हेलो एवरीवन, मैं अर्पणा जैन। स्वागत है आपकी हमारे यूट्यूब चैनल जैन क्लासेस में, जिसमें आज एक बार फिर पढ़ेंगे संधि। अनुस्वार संधि तक हम आपको पढ़ा चुके हैं, वीडियो अपलोड है। ठीक है, इसके बाद हमको पढ़ना है परसवर्ण संधि। ये हम किसके भेद पढ़ रहे हैं? व्यंजन संधि के, है ना। इसके पहले हमने स्वर संधि पढ़ ली है, स्वर संधि के सारे भेद पढ़ लिए हैं। व्यंजन संधि के भी बहुत सारे भेद हमने इसमें पढ़ लिए हैं, है ना। इष्टित्व संधि, इष्टत्व संधि, जसत्व संधि, चरत्व संधि, अनुस्वार संधि, और अब हम पढ़ रहे हैं परसवर्ण संधि। ठीक है, तो हम देखेंगे कि परसवर्ण संधि होती क्या है। सबसे पहले दे रहे हैं, अनुस्वार के बाद कोई भी वर्गीय व्यंजन आए तो अनुस्वार के स्थान पर आने वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। यह नियम पदांत में कभी नहीं लगता है। पदांत मतलब होता है पद के अंत में ये कभी नहीं भी लगता है और कभी ये लगता भी है। ठीक है, चलो तो अब पहले हम इसको देख लेते हैं ये कह क्या रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि अनुस्वार के बाद, अनुस्वार मतलब तो हम समझते हैं ना, ये छोटी सी बिंदी, ये जो बिंदी लगी है समझ लो ये अनुस्वार है। ये किसी व्यंजन या स्वर पर लग जाए तो ये क्या बन जाता है? अनुस्वार हो जाता है। तो कह रहे हैं अनुस्वार के बाद भी कोई भी वर्गीय व्यंजन आए, किसी भी वर्ग का व्यंजन हो सकता है। ठीक है, 5 वर्ग जो हमने आपको बताए हैं कचट तप में से, उसमें से कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कोई भी वर्गीय व्यंजन कोई भी आ सकता है, आए तो अनुस्वार के स्थान पर आने वाले वर्ण के, अब किसके स्थान पर? अनुस्वार के स्थान पर, जो अनुस्वार लगा है उसके स्थान पर आगे आने वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। आगे मतलब जैसे मान लो यहाँ पे अनुस्वार लगा है और इसके आगे जो वर्ण आ रहा है, ठीक है, मान लो यहाँ पे हम कहें कि बिंदी लगी है आ पर, और आ के बाद जो व्यंजन आ रहा है, चाहे वो प्लस के पहले आए उसके बाद में आए, तो क्या कह रहे हैं, इस अनुस्वार के बाद आगे आने वाले वर्ण के, अब जो वर्ण यहाँ पर आ रहा है उसी के वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि अनुस्वार कब, अनुस्वार जहां पर लगा है, चलो मान लो हम आपको बताएं, एक उदाहरण दे के बता दे रहे हैं। मान लो हमने यहाँ पर लिखा है गंगा, ठीक है, हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? यहाँ पर गंगा लिख दिया। अब गंगा में अनुस्वार कहाँ पर है? गा पे, गा पे है, मगर कह रहे हैं अनुस्वार के आगे वाले वर्ण, आने वाला वर्ण कौन सा है? गा है। तो इस पे क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या लग जाएगा? इसी वर्ग का, जो यहाँ पर वर्ण आया है ना, उसी वर्ण का पंचम वर्ण, इसी वर्ग का। अब वर्ग कौन कौन से होते हैं? हमने आपको बताया ना कि 5 वर्ग होते हैं। तो कह रहे हैं इन वर्गों का पंचम वर्ग, मतलब 4 वर्ग छोड़, 4 वर्ण छोड़ दो। 4 वर्ण कौन कौन से छोड़ दो? मान लो का वर्ग आया, तो का में हमने कौन कौन सी पढ़े हैं? का, खा, गा, घा, ठीक है ना। मगर इसका पंचम वर्ण कौन सा होता है? ये होता है झा। तो ये पंचम वर्ण कह रहा है, ये पंचम वर्ण, हम वैसे ही पंचम वर्ण को क्या बोलते हैं? अनुस्वार ही बोलते हैं ना। तो ये कौन सा वर्ण हो गया? ये पंचम वर्ण है। इस पंचम वर्ण को यहाँ पर हम लगाएंगे, जहाँ पर भी यहाँ पर अनुस्वार के बाद जो वाला भी, जो भी यहाँ पर शब्द आएगा उसी वर्ग का। अब गा किस वर्ग का है? गा कहाँ पे आता है? का वर्ग का है ना। तो का पंचम वर्ण कौन सा है ना। तो कभी कभी हम देखते हैं गंगा ऐसा भी लिखा रहता है, कभी कभी हम देखते हैं कि गंगा ऐसा भी लिखा रहता है। लिखा रहता है, दोनों क्या चीजें है? तो गंगा ही ना, है कि नहीं है? तो ये क्या हो गया? ये तो गंगा ही है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि उसी वर्ग का, जो उसके अनुस्वार के आगे जो भी वर्ण लिखा है, जो भी शब्द लिखा है, तो कह रहा है उसी वर्ग का पंचम वर्ण आ जाता है। ठीक है, अब हमने आपको बता दिया कि का वर्ग का तो पंचम वर्ग ही है। ठीक, अब इसके बाद कौन सा वर्ग आता है? चा, क, चा, छ, ज, झ और इया। ठीक, ये इसका पंचम वर्ण हो गया। अब हमें सिर्फ बात अभी कहाँ की करनी है? इनको हम आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं कि हो सकता है चा वर्ग का कोई भी अक्षर आ जाए, झा आ जाए, जा आ जाए, झा आ जाए, या का वर्ग का खा आ जाए, गा आ जाए, मगर लगेगा क्या? उसका उसी वर्ण का पंचम वर्ण होगा, है ना। अलग से कहीं उसी वर्ण का होगा जो कुछ भी होगा। ठीक है, फिर टा, ठा, ड, ढा और यहाँ पे ड़ा। ड़ा क्या है? ये पंचम वर्ण है। फिर ता और पा, ता का पंच कौन से होते हैं? ता, था, द, धा, न, पा, फा, बा, भा और माँ। ठीक है, ये सारे क्या है? व्यंजन है, इसीलिए आप लोग को समझ के चलना कि यहाँ पे ये क्या है? आधे आधे लगे हैं।
ठीक, हम नहीं भी लगाएं, कहीं भूल जाए तो आपको ये समझ के चलना है कि यहाँ पर क्या है, ये आधे आधे हैं ये, जब तो ये व्यंजन है। ठीक है, तो इनका पंचम वर्ण क्या निकला, सारी चीज़ों का, सारे जितने भी हमने वर्ग पढ़ लिए उनके पंचम वर्ण कौन से हो जाएंगे, या, झ, ड़ा, ना और मा। ठीक, ये पंचम वर्ण, इनको हमको पढ़ना है, ये होते हैं परसवर्ण संधि। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं हम परसवर्ण संधि होती क्या है। तो क्या कह रहे हैं कि अनुस्वार के बाद कोई भी वर्गीय व्यंजन आए, कोई भी हो सकता है वर्गों का व्यंजन, मतलब कोई भी व्यंजन लग सकता है, तो अनुस्वार के स्थान पर आगे वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। अनुस्वार के बाद जो आगे, मतलब इसके आगे जो वर्ण आ रहा है, जैसे मान लो ये लिखा है अहम, और ये साथ में लिखा होता गच्छामि, गा इसके साथ होता तो उसके आगे का वर्ण क्या होता, गा होता। तो गा वर्ग, गा किसका, किस उसका है, तो गा है किसका, का वर्ग का, है ना। शब्द कौन सा है, का वर्ग का शब्द है गा। तो गा, का वर्ग का अंतिम वर्ण क्या होगा, पंचम वर्ण इया होगा, तो इया लगा देते। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया अभी गंगा। ठीक, ये इसमें दिए। अब हम इसके उदाहरण देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे इन्होंने कहा है पद के अंत में, देखो ये बता रहे हैं कभी नहीं भी लगता और कभी लग जाता है। जैसे इन्होंने कहा है संस्कृतम पठति, तो ये पद इसका अंत है ना, माँ से अंत हो रहा है, इसका अनुस्वार से अंत हो रहा है, मगर इसमें कौन सा लग जाएगा, माँ लग जाएगा, संस्कृतम पठति। ठीक है, भले ये पा क्या है, पा क्या इसका वर्ण है, पा वर्ग का अंतिम वर्ण क्या है, माँ ही है ना, पाफा बाबा माँ। तो पंचम वर्ण लगाएंगे तो यहाँ पे इस अनुस्वार का क्या हो जाएगा, माँ हो जाएगा। ठीक, और कभी कभी नहीं भी लगता है। अब हम यहाँ पे उदाहरण देखते हैं। जैसे लिखा है अम प्लस कितः, है ना, अनुस्वार जो लगा है, अनुस्वार जो लगा है उसके बाद कौन सा वर्ण आया है, का आया है, और का पंचम वर्ण क्या होता है, इया होता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अनुस्वार और का मेल जब हुआ तो बना इंग, है ना। तो अंकिता ऐसे लिखते हैं, देखते हैं ना, कभी कभी हम ऐसा लिखा रहता है, कभी कभी सिर्फ अकेले ऊपर बिंदी लगा, ये नहीं लिखा हो ऐसा लिखा देता है। तो ये कैसे आ जाता है, तो ये इसलिए आ जाता है कि जिस वर्ण का भी यहाँ पे आएगा, जो भी व्यंजन आएगा उसका अंतिम मतलब पंचम वर्ण हम उसमें लगाएंगे, तो ये अनुस्वार, पंचम वर्ण वैसे भी अनुस्वार ही कहलाते हैं, है ना। तो इनको हमने यहाँ पर अंकित कर दिया। फिर सम प्लस कल्पः, अब साफ फिर यहाँ पे कौन सा आया, का आया ना, का अंतिम वर्ण क्या होता है, इया होता है, और हम इसका प्रोनाउन करते तो निकलेगा तो वो ना से ना, नाक से निकलती ना अनुस्वार। तो इसको जब हम बनाएंगे तो क्या बना जाएगा, ये संकल्प, शब्द क्या बन जाएगा, संकल्प। जैसे दिया है कु प्लस ठिता, अब ये ठा आ गया, मगर अभी तक यहाँ पे का आ रहा था तो हम का पंचम वर्ण लगा रहे थे, अब यहाँ पे ठा आ गया तो ठा का पंचम वर्ण क्या हो जाता है, ड़ा हो जाता है, क्योंकि ये ठा क्या है, टा वर्ग का है ना, टा ठा डा ढा ड़ा, ड़ा तो आता तो ये वाला, अब ये वाला ड़ा आ जाएगा, है ना, आएगा तो आधा, या तो अपन इसको ऐसे लिखो या फिर नीचे इसको हलन से लगा दो। तो हमने आधा जब लिखते हैं तो उसको ऐसा लिखा जाता है, इसको हम क्या कर देंगे, कुंठितः, शब्द क्या बन जाएगा, कुंठितः। ठीक है, नीचे दिया है अम प्लस चितः, ये चा वर्ग का आ गया। फिर देखो, अब इन्होंने ये नहीं कहा कि चा वर्ग का सिर्फ पहला ही अक्षर आएगा या किसी भी वर्ग का पहला अक्षर आएगा, इन्होंने कहा है कि कोई भी स्वर आ सकता है ना। तो कोई भी स्वर में, तो चारों स्वर में से कोई भी आ सकता है ना। तो जैसे यहाँ पे ये चा आ गया, यहाँ पे ठा आ गया, तो ये तीसरा वर्ण, दूसरा वर्ण आ गया था, यहाँ पर ये पहला था, ये चा भी यहाँ पर पहला है। तो मान लो हम इसको लिखे तो चा वर्ग का अंतिम वर्ण पंचम वर्ण क्या बनता है, इया। ठीक है, तो हमने क्या करेंगे, अंचिता, तो हम कैसे लिख देंगे इसको, ऐसा भी लिख सकते हो आप, अंचिता। ठीक है, समझ में आया कैसे लिख सकते हैं हम इसको, ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर हम इसको आगे ऊपर सीधे बिंदी लगा दूं। अच्छा, कभी कभी हम जब से बोलते हैं, जब अनुस्वार बोलते हैं तो कभी अनुस्वार में आधा माँ आता है, कभी अनुस्वार में आधा ना आ जाता है, कभी इंगा आ जाता है। तो ये कैसे आ जाता है, तो ये इसीलिए आ जाता है, इसी को हम परसवर्ण संधि कहते हैं, कि अनुस्वार के बाद जो भी वर्ण आएगा उसी वर्ग का पंचम वर्ण यहाँ पर अनुस्वार लगा देते हैं। ठीक है ना, पर सवर्ण का मीनिंग ही यही है, पर मतलब पीछे वाला, सवर्ण मतलब अपने वर्ण के अनुसार लग जाएगा। ठीक, पर सवर्ण संधि का मतलब क्या निकलता है, पर मतलब पीछे वाला, पीछे वाले शब्द का क्या लग जाएगा, अब सवर्ण, शावर्ण मतलब अपने जैसे समान वर्ण लगेगा, उसी का समान लगेगा। ठीक, किसका समान, जो उसके अनुस्वार के पीछे आया है। ठीक है, जैसे हम कभी कभी शब्द देखते हैं, कभी कभी हम देखते हैं डंडा, डंडा हम कैसे लिखते हैं, वैसे हम नॉर्मली अगर हम लिखें तो डंडा हम ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया डंडा। अब ये जो अनुस्वार आया इसके बाद क्या आया है, डा आया है। अब डा का
डा किसका वर्ण है? टा का है, तो कौन सा वर्ण होगा यहाँ पे? तो देखो इसको कैसे, अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मगर हम लिखते ही हैं ऐसे मोस्टली, है ना, डंडा लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? जैसे हम लिखते हैं पंख, ठीक है, ये हमने लिख दिया पंख। अब पंख को अगर हम इसके अनुस्वार के अनुसार लिखें, इसके अनुसार कि यहाँ पे खा आया है, तो हम इसको क्या कर देंगे? पंख हो जाएगा। ये ऐसे लिखते हैं ना पंख को, ऐसे भी लिखते हैं। जैसे हम लिखें कंठ, ठीक है ना, कंठ ऐसा भी लिखा जाता है, और बहुत जगह हम देखते हैं कि कंठ ऐसा भी लिखते हैं। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? लिखते हैं, बहुत सारी जगह ऐसे कंठ लिखा जाता है ना। तो यही बता रहे हैं यहाँ पर कि इसको क्या करना पड़ता है कि उसके अनुस्वार संधि का नियम यही कहता है कि उसी वर्ण का जो अनुस्वार के पीछे आया है उसी वर्ण को क्या कर दो आप, इसमें ये वाला ठा आता है, सॉरी, कंठ, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि इस जो पीछे जो व्यंजन आया है उसी व्यंजन का पंचम वर्ण लगा देना ही अनुस्वार स्वर संधि कहलाती है। ठीक है, जिस प्रकार से हम बोलते हैं उस प्रकार से हम इसको लिखते भी हैं। ठीक है ना। तो ये समझ में आया कि का वर्ग का पंचम वर्ण कौन सा हो जाएगा। देखो का वर्ण का कौन सा हो जाएगा, या, ठीक है, च, ट, त और पा। ठीक है, 5 वर्ण हम आपको पढ़ाते हैं वर्ग में। फिर इसके बाद अगर चा वर्ग का देखें हम तो क्या हो जाएगा, इया। टा वर्ग का क्या हो जाएगा, ड़ा। ता वर्ग का क्या हो जाएगा, ना। और पा वर्ग का कौन सा होता है पंचम वर्ण, मा हो जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह से ये कह रहे हैं, इनका कहना भी यही है, परसवर्ण संधि का मतलब ये निकलता है कि अनुस्वार के स्थान पर आगे वाले वर्ण की वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। यह नियम पदांत में कभी नहीं भी लगता है, पद के अंत में कभी लगता है, पद के अंत में कभी नहीं भी लगता। जैसे हमने पढ़ा था ऊपर अहम गच्छामि, तो इसका क्या हो जाएगा, माँ ही लग जाता है, जैसे ये पढ़ा अहम गच्छामि। ठीक है, इस तरह से ये परसवर्ण संधि होती है। परसवर्ण का मीनिंग होता है पर मतलब पीछे वाले वर्ण में सा वर्ण मतलब आगे वाले वर्ण का पंचम वर्ण लगा देना, जो भी आया है उसी वर्ण का, सा वर्ण मतलब उसी वर्ण का। ठीक है, ये होती है परसवर्ण संधि। ठीक है, ज़्यादा डीपली नहीं जाना है अपन को, जितना समझना है, जितनी ज़रूरत है उतना हम आपको अभी बताए जा रहे हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने पढ़ा अंकित, अंकित में कौन सा आया, है ना। जैसे हमने देखा था अभी गंगा, गंगा में कौन सा आया, क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर गा आया। गा का पंचम वर्ण कौन सा हो जाएगा, इंगा। तो इंगा को जब हम ऐसे लिख देते हैं तो वो बन जाता है गंगा। ठीक है, अब इसको हमने जैसे अभी यहाँ पे देखा डंडा, इसको ऐसे भी लिखते हैं और डंडा ये भी लिखते हैं, क्योंकि डाया, डाया का पंचम वर्ण होता है ना। ठीक, इस तरह से ये परसवर्ण संधि हो जाती है। इसके बाद दी हुई है लत्व संधि। अब हम इसके बाद जो संधि पढ़ेंगे वो होगी लत्व संधि। ठीक है, इसको हमको पढ़ना है तोरली। इसका सूत्र क्या कहलाता है, तोरली कहता है। क्या कहता है तोरली, हम ये देख लेंगे। कह रहे हैं यदि ता वर्ग के बाद ला आए तो ता वर्ग के वर्णों का ला हो जाता है। पहले तो इतना बस समझो। ठीक है, पहले हम एक लाइन समझ ले रहे हैं। हम क्या एक लाइन समझ रहे हैं इसमें, कह रहे हैं यदि ता वर्ग के बाद, ता वर्ग क्या कहता है, ता, थ, द, धा और ना। कह रहे हैं इसके बाद ता वर्ग के बाद ला आए, यहाँ पर ला आ जाए मान लो, तो कह रहे हैं ता वर्ग के वर्णों का ला हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो शब्द दिए हैं वो सब क्या हो जाएंगे, ये सारे वर्ण कितने में बदल जाएंगे, ला में बदल जाएंगे। ठीक है, किंतु ना के बाद ला आने पर अनुनासिक ला हो जाता है। अब ये कह रहे हैं क्योंकि ये जो क्या है, ना क्या है, ये अनुस्वार है। इसके बाद अगर ला आता है तो ये क्या बन जाएगा, ला के ऊपर चंद्र बिंदी चढ़ जाएगी। ठीक है, अभी यहाँ पर हम यहाँ पे सिर्फ 4 वर्णों की बात कर दे रहे हैं। ताथा दाधा आए तो ला हो जाएगा, और अगर ना आता है तो ला के ऊपर चंद्रबिंदी आ जाएगी, क्योंकि इसका ये तो अनुस्वार है ना, इसका अनुस्वार कहाँ जाएगा, तो इसके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ला का अनुनासिक चिन्ह पूर्व वर्ण पर आता है, और ये कहाँ पर आएगा, उसके पहले आएगा। पूर्व मतलब पहले आ जाएगा। ठीक है, क्या समझ में हम लत्व संधि, मतलब आप देखो जैसे हमने पढ़ा, हमने जैसे पढ़ा जसत्व संधि, तो उसमें हमने क्या पढ़ा कि जस का जस हो जाता है। ठीक है,
फिर हमने पढ़ा चरत्व संधि, तो उसमें किसका बोलबाला हो गया, चा का हो गया। जसत्व संधि में जस का हो गया, है ना। इष्टु संधि में इष्टु का हो गया। ऐसे जिसमें जिस चीज में जो वर्ण आ रहा है, जिसमें त्वा लग रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसकी प्रधानता बतानी है हमको, ला की प्रधानता बतानी है। तो कह रहे हैं तोर ली, मतलब ता वर्ग का ला हो जाता है यदि ता वर्ग के बाद ला आए तो। अब ता में सिर्फ ये नहीं कह रहे कि सिर्फ ता आए तो हो जाता है, नहीं, ता था दा धा ये आ सकते हैं, है ना। 4 वर्ण हैं, वैसे तो 5 है, मगर हम पंचम वर्ण को अभी अलग कर दे रहे हैं। तो कह रहे हैं इन 4 वर्ण ता वर्ग के बाद ला आए तो ता वर्ग के वर्णों का ला हो जाता है, ठीक है ना। ता वर्ग की पूरे वर्ग हो, पूरा दिया है, ता मतलब पूरा वर्ग, एक ता था दा धा, ठीक। किंतु ना के बाद ला आने पर, और उसी वर्ग का, ताई वर्ग का है ना, उसके बाद अगर ला आता है ता ना के बाद, तो उसका अनुनासिक ल्या हो जाता है, तो उसकी चंद्रबिंदी लग जाएगी। तो ला का अनुनासिक चिन्ह पूर्ण वर्ण पर पड़ता है। ये अपन जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पूर्व वर्ण क्या कह रहे हैं। पूर्व मतलब पहले, ठीक है। चलो उदाहरण देखते हैं, हम पहले बता रहे हैं क्या कह रहे हैं। उत प्लस लंघनम। अब देखो, सबसे पहले तो ये देखो कि कौन सा वर्ग आया, ता वर्ग आया, और ता के बाद ला आया, ठीक है ना। ता के बाद ही कह रहे हैं वो ला आए तो, है ना, बोला है ना कि ता वर्ग के बाद ला आए तो, है ना, ता वर्ग के बाद ला आए तो ता वर्ग के वर्णों का ला हो जाता। अब देखेंगे हम, ये ता आ गया और ये ला आ गया, मतलब ये जो ता आया है ये भी क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा। बस इतना समझ लो, ठीक है। तो दोनों को मिला के क्या बन गया, ला बन गया। तो यहाँ पर शब्द क्या बन जाएगा, उल्लंघनम, ठीक है। शब्द क्या बन जाएगा, उल्लंघनम, दिख रहा है ना। जैसे यहाँ पे पढ़े हम तत् प्लस लीना, अब ता के बाद ला आया है इसीलिए ला हो रहा है, नहीं आता तो यहाँ पे ला नहीं बनता ये, है ना। तत् प्लस लीना, शब्द क्या बन जाएगा, ता प्लस ला मिलके 2 ला बन गया, तल लीना, शब्द हो जाएगा तल लीना, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं हम, कि यहाँ पर ता वर्ग आता है और उसके बाद यदि ला आता है, ता वर्ग का 4 अक्षर में से कोई भी हो सकता है, तो उसके बाद अगर ला आता है तो उसको भी हम ला ही कर देते हैं। जैसे उत प्लस लिखितम, शब्द क्या दिया है, उत प्लस लिखितम, तो ता और ला मिलके ला बन गया, ठीक है ना। शब्द जब बना तो हमने लिख दिया उल्लिखितम, ठीक है। सिर्फ हमको यहाँ पे आधा ला आगे जोड़ना पड़ेगा। जैसे उत प्लस लेख, ता और ला मिला तो ला और ला बन गया, तो उल्लेख, शब्द क्या बन जाएगा, उल्लेख, ठीक है। ये तो हमने देख ली सारे ता वर्ग की। अब उन्होंने कहा है कि ना वर्ग का भी कोई बता दो, तो इन्होंने क्या कह दिया, महान प्लस लाभ, क्या हो गया, महान प्लस लाभ। अब यहाँ पे क्या आया है, ना आया है ना, तो क्या हो जाएगा, ना का बदल तो जाएगा ला, बनेगा तो ला ही, मगर उसके बाद साथ चंद्रबिंदी लग जाएगी, और चंद्रबिंदी कहाँ लग जाएगी, इस ना के पहले वाले अक्षर पर, पूर्व पद पर, है ना। कैसे लग जाएगी, पूर्ण वर्ण पर लगेगा। ये जो वर्ण दिया है ये पूर्ण वर्ण, मतलब ना के पहले वाले, तो क्या बन जाएगा, महालाभ। देखो ना का इन्होंने किया तो ला ही करेंगे, मगर कह रहा है ये अनुनासिक है तो इसका अनुनासिक का चिन्ह भी लगाएंगे, तो इस चिन्ह को हम इस ना के पहले वाले वर्ण पर लगा देंगे, तो शब्द बन जाएगा मल्लाभ, महालाभ, है ना। देखो यहाँ पे महान लाभ नहीं बोल रहे, महान लाभ, ठीक है, महान लाभ। तो इसका जो चंद्रबिंदी था वो इस वाले जो ला आया उसके पहले यहाँ पर लगा दिया। जैसे विद्वान लिखती, इसमें जो ना है वो क्या बन जाएगा, ला बन जाएगा, और लिखती जो कहते हैं, मगर इस जो दिवा दिया है उसके ऊपर चंद्रबिंदी आ जाएगी। देखो इसको करना कैसे है, मान लो यहाँ पे इन्होंने दिया है महान और लाभ, ठीक है। तो लत्वसंधि कहती है कि ता वर्ग का जो भी वर्ण आएगा उसको हम क्या कर देंगे, पहले तो ला कर देंगे, ठीक है। तो ये पहले तो बन गया महाल, इस ना का ला हो गया, मगर ये ना है क्योंकि ये दो जगह आता है ना, तो इसको हम क्या कर देंगे, इस चिन्ह को हम, इस वाले चिन्ह को हम इसके ऊपर लगा देंगे, इस वाले ना के ऊपर, और ये बन गया लाभ। ज्यों का तो पीछे का तो हमें कुछ करना नहीं, क्योंकि हमको पता है कि अनुनासिक की जो उच्चारण ध्वनि जो होती है वो कहाँ 2 जगह होती है, एक नासिका से होती है, एक मूर्धा से होती है। तो ये अपने मूर्धा के लिए तो इन्होंने ला बना दिया, मगर जब नासिका का जो उच्चारण स्थान निकला उसको हमने उसको स्थान दे के यहाँ पर उसकी चंद्रबिंदी लगा दी, तो शब्द बन गया महान लाभ।
ठीक है। जैसे इन्होंने दिया है विद्वान लिखति, शब्द दिया है विद्वान प्लस लिखति, ठीक है। इसमें भी हमें क्या करना, अब ये देखना है कि ना आया है, ना तो ता वर्ग का है ही, तो ना को सबसे पहले तो हम क्या कर देंगे विद्वाल, ठीक है। इसको तो हमने सबसे पहले आधा ला बना दी, मगर इसका जो अनुनासिक रूप था उसको हमने क्या लिख दिया, ऊपर लिख दिया, और लिखति हमने ज्यों का त्यों यहाँ पर लिख दिया, शब्द बन गया विद्वान लिखति, ठीक है। समझ में आया? कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ हम जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनना है, ठीक है। सुनने के बाद समझना है कि हम बोल क्या रहे हैं, बस इतना करना है आपको अभी, ठीक है। बस इतना समझ लो। और जो ऊपर आपकी जो डेफिनेशन इसकी दी हुई है ना, लत्तो संधि और तुरली, तुरली का मतलब हो जाएगा कि ता का ला हो जाना, ठीक है। तो इन्होंने स्पष्ट बोला है कि ता वर्ग के बाद ला आए तो ता वर्ग के वर्णों का ला हो जाता है, ठीक है। अगर ता में कौन सी वर्ण आ रहे हैं, अब ता था दा धा ना, सबका ला हो जाएगा, मगर उन्होंने एक कंडीशन और दे दी इसमें, किंतु ना के बाद यदि ला आता है तो ना को हम ला तो करेंगे, मगर इसके साथ इसका अनुनासिक का जो चिन्ह है ना उसको हम क्या कर देंगे, उसके ऊपर इसके पहले जाके लगा के रख देंगे बस, ठीक है। तो ला का अनुनासिक चिन्ह पूर्व वर्ण पर पड़ता है, पूर्व मतलब पहले वर्ण पर पड़ता है, जैसे कि यहाँ पर पड़ा महान, इसके पहले हा था तो हमने हा पे क्या बना दिया, इस पे चंद्रबिंदी को लगा दिया, ठीक है। समझ में आया कि इसमें इसको क्या करना है? इसमें सिर्फ आपको इतना करना है कि ता वर्ग में, ता वर्ग के पांच वर्ण कोई भी हो सकते हैं, ता था दा धा ना तक हो सकता है, ठीक है। तो अगर ये आते हैं और उसके बाद अगर ला आता है तो आप उसको ला कर दोगे, ठीक है। एक चीज, दूसरी कंडीशन इन्होंने ये बताई है कि अगर वहां पर ना आता है तो ना के बाद आप ला तो कर दोगे, ठीक है, मगर ला के साथ आपको क्या करना है, उसके साथ उसकी चंद्र बिंदी जरूर लगानी है, ठीक है। तो उसके दोनों जहाँ से वो एक स्वर, तो एक उसका उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिका होता है, क्योंकि वो पंचम वर्ण है, अनुस्वार है, और दूसरा इसका ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा होता है, तो वो मूर्धा से भी बोला जाता है। तो हमने क्या किया, मूर्धा का ला निकाल के इधर रख दिया, और चंद्र बिंदु जो उसका अनुस्वार जो आया उसको हमने निकाल के ऊपर कर दिया, बस ये हो गया आपका, ठीक है। समझ गए आप? चलिए अब इसके बाद हम पढ़ेंगे छत्व संधि, हम आपको थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे, इसीलिए इसको भी हम छोड़ रहे हैं। अभी हम इसका पढ़ते हैं चा का आगमन क्या होता है। छे चा, छे मतलब छा, छा के पूर्व अगर चा आता है, इन्होंने क्या कहा है, छा के पूर्व। पहले तो ये देख लेते हैं, यदि ह्रस्व स्वर के पश्चात, ह्रस्व का मतलब क्या होता है यहाँ बताते हैं, ह्रस्व मतलब होता है छोटा, लघु, है ना। लघु स्वर आता है, लघु स्वर कौन से होते हैं, ऊ, छोटा ई, छोटा ऊ, छोटा ए, ये लघु स्वर होते हैं, है ना। इनके पश्चात अगर छा आए तो छा के पूर्व चा का, अगर इनके पश्चात छा आता है मतलब छोटे स्वरों के पश्चात, ह्रस्व स्वर का मतलब समझ लो आप, छोटे स्वर के पश्चात यदि छा आता है तो छा के पूर्व चा का आगमन हो जाएगा। अब देखो छोटे स्वर कौन कौन से हैं, छोटा आ, छोटा ई, छोटा ओ और ई, ठीक, ये सब क्या है, छोटे हैं, ये ह्रस्व कहलाते हैं, ठीक है। इनको हम जब दीर्घ बना देते हैं तो वो दीर्घ स्वर हो जाती है, ह्रस्व है। तो कह रहे हैं इनके पश्चात, ह्रस्व स्वर के पश्चात अगर इनके पश्चात क्या आता है, अब छा आता है, इनके पश्चात अगर छा आता है तो कह रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर चा का आगमन हो जाता है, तो यहाँ पर चा का आगमन हो जाएगा, है ना, ये इनका कहना है, ठीक है। इतना इन्होंने यहाँ पर दिया है। यदि यदि ह्रस्व स्वर मतलब छोटे स्वर के पश्चात छा आए तो छा के पूर्व मतलब इसके पूर्व चा का आगमन होता है। अब देखो कैसे होता है, पहला इन्होंने दिया है उदाहरण, तरु प्लस छाया। अब ये ऊ की जो मात्रा लगी है वो कैसी है, छोटा ऊ बना है ये, मतलब छोटा ऊ क्या है, ऊ तो एक व्यंजन स्वर है, तो इन्होंने यही तो कहा है कि ह्रस्व स्वर मतलब छोटे स्वर के बाद, तो इसके बाद अगर छा आता है तो छा तो आ गया यहाँ पे, तो कह रहे हैं आए तो छा के पूर्व मतलब इस छा के पहले मतलब यहाँ पे बीच में क्या हो जाएगा, चा का आगमन होता है, तो इसको बोला जाता है चा का आगमन या छे चा। इसका सूत्र क्या है, छे चा, छे चा मतलब छा का चा हो जाता है, ठीक है, छा मतलब छा के पहले चा आ जाएगा। तो इन्होंने क्या किया है, तरु छाया, जहाँ पे ऊ आया तो ऊ और प्लस ये ऊ और छा मिलके क्या हुआ, ऊ प्लस आधा चा प्लस छा, इन दोनों के बीच में क्या आ गया, आधा चा आ गया, बस इतना, ठीक है ना। तो शब्द क्या बन गया, तरुच्छाया,
ठीक है, जैसे अनु प्लस छेद। अब इसमें अच्छा अपन करते हैं ना कि अनुच्छेद अनुच्छेद, अब सोचते हैं कि चा कैसे आ गया इसमें, है ना। तो चा कैसे आ गया, क्योंकि ये छोटा ऊ और जब छा मिला तो बीच में चा का आगमन हो गया। तो ऊ छा प्लस ऊ चा और छा, तो अनुच्छेदा शब्द क्या बन गया, अनुच्छेदा। जैसे परि प्लस छेदा, यहाँ पर भी देखो ई चोटी आई है, स्वर कौन सा आया है, छोटा स्वर आया है ना। छोटा स्वर में अगर हम छोटे ई में क्या मिला दें, छा मिला दें, तो ई और छा मिलके क्या बन जाएगा, चा का आगमन कर देगा, तो शब्द बन जाएगा परिच्छेद। जैसे ये कह रहे हैं, शब्द ले लें हम अनु प्लस छेद, ठीक है। तो ये ऊ बना, हमको पता ना ये काय से बना है, अगर हम इसको पहले हम इसको तोड़ दें तो ये आधा ना और ऊ बना है, ठीक है ना। ना में ऊ की मात्रा लगी, मतलब आधा ना और ऊ है, और छेद आ ज्यों का त्यों है, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं ये ऊ जो है, तो हम इसको क्या करेंगे, आ करके ये जो ऊ है इसमें क्या हो जाएगा, ऊ और जब छा मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, चा का भी हो जाएगा आगमन, ठीक, और छेद आ ज्यों का त्यों। बस इतना करना है, तो शब्द क्या बन जाएगा, अनुच्छेद। आया समझ में कैसे बन जाएगा, बस इतना ही कहती है, चा का आगमन यही कहता है, यही कहलाता है चा का आगमन। चा का आगमन कब होता है, जब कोई ह्रस्व स्वर हो और उसके बाद क्या हो, छा हो, तो चा का आगमन होता है। बस इतना ही उसका कहना होता है, ठीक है। समझ में आया, तो चा क्या कह रहा है, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं इसमें जो नेक्स्ट संधि दी हुई है वो दी है रा का लोप और पूर्व स्वर का दीर्घ होना, है ना। अब इसमें एक चीज और दी है कि रा का लोप हो जाता है, कहीं कहीं पे देखो आगमन हो रहा है, कहीं कहीं पे इसका लोप भी हो रहा है, ठीक। तो हम इसका देख लेते हैं कि रा का लोप और पूर्व स्वर का दीर्घ होना कैसे हो जाता है। कह रहे हैं, यदि रा के बाद रा हो तो पहले रा का लोप हो जाता है, मतलब दो रा हो, सीधा सीधा ये है। अगर एक मान लो आधा रा हो और एक पूरा हो, बड़ा हो, कैसा भी हो, है ना, उसमें कुछ भी लगा हो, स्वर मात्रा कुछ भी लगी हो, उनको नहीं है। उनका कहना है कि अगर दो रा हो, यदि रा के बाद रा हो, दो रा साथ में हो, तो पहले रा का, तो पहला जो रा है वो क्या हो जाएगा, उसका लोप हो जाता है, तथा उसका पूर्ववर्ती स्वर दीर्घ हो जाता है, और उसके पहले जो भी स्वर उसमें दिया है वो कैसा हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, ठीक है। क्या समझे, कह रहे मैम कुछ भी समझ में नहीं आया, आपने क्या बता दिया, ठीक है। चलो तो हम देख लेते हैं, यदि रा के बाद रा हो तो पहले रा का लोप हो जाता है, एक रा खत्म हो गया, एक रा बचा, तथा उसका पूर्ववर्ती दीर्घ स्वर हो जाता, उसके पहले जो भी स्वर होगा वो कैसा हो जाएगा, बड़ा बन जाएगा। जैसे इन्होंने दिया है स्वर प्लस राज्यम, क्या किया इन्होंने, दो रा आए, एक ये रा आया, एक ये रा आया, ठीक है ना, दो राज आए, एक रा का इन्होंने लोप कर दिया तो शब्द बना स्वा, ठीक है। एक रा का इन्होंने लोप कर दिया तो शब्द क्या बन जाएगा, स्वा। चलो हम यहाँ पे देख लेते हैं, स्वर प्लस राज्यम, ठीक है ना, शब्द यही दिया है। अब ये दो स्वर आ गए, उन्होंने कहा है कि अगर स्वर रा के बाद रा आए तो एक स्वर जो पहला वाला ये जो स्वर है इसका लोप हो जाएगा, तो ये बन जाएगा सिर्फ स्वा, ठीक। इतना हम समझ गए, इस रा का हमने लोप कर दिया, शब्द बन गया स्वा। मगर इन्होंने साथ में ये भी कहा है, तथा उसका पूर्ववर्ती स्वर दीर्घ हो जाता है। पूर्ववर्ती मतलब इसके पहले जो भी है वो कैसा हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, तो ये यहाँ पे या आ जाएगा, मतलब इसको दीर्घ बना देना, और फिर राज्यम ज्यों का त्यों यहाँ पर हम लिख देंगे। समझ में आया क्या हुआ, कहना जैसा इनका कहना है वैसा हमने आपको बताया। कैसा बताया, इनका कहना क्या है, रा के बाद रा हो तो रा का लोप हो जाता है, यहाँ पर रा के बाद रा था तो हमने एक रा का यहाँ पर लोप कर दिया तो बचा स्वा, ठीक है। मगर कह रहे हैं इसके पूर्व का जो भी स्वर होगा वो कैसा हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, तथा उसके पूर्ववर्ती स्वर दीर्घ हो जाता है, ठीक है। जब दीर्घ होना था तो हमने इसको दीर्घ कर दिया, तो हमने इसमें आ की मात्रा लगा दी तो दीर्घ बन गया, तो स्वराज्यम हो गया, है ना। अब जैसे दूसरा इन्होंने उदाहरण दिया है, निरप्रश्न रोग, क्या होता है, निरप्रश्न रोग। अब इसका कह रहे हैं इसका लोप कर दो, ठीक है। अगर मगर ये भी कह रहे हैं कि इसका तुम लोप करोगे तो इस पर कोई ना कोई इफेक्ट पड़ेगा, तो इस पर इफेक्ट ये पड़ेगा कि ये छोटा होगा तो इसको हमको बड़ा करना है, तो हमने बड़ी ई की मात्रा लगा दी, शब्द बन गया निरोगः। समझ गए क्या कह रहे हैं वो, कि अगर तुम हमें रा कह रहा, अगर तुम हमें हटा रहे हो तो हम कुछ तो अपनी कुछ छोड़ के जाएंगे,
कुछ तो हम अपने आप को वहाँ पर दे के जाएंगे क्या करना है। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर इसको तुम ख़त्म कर रहे हो, इसका लूप कर रहे हो, तो इसका जो भी स्थान है वो इसको दे दो और इसको बड़ा कर दो, ये छोटा है क्योंकि, ठीक है। तो उन्होंने उसको बड़ा कर दिया, जैसे निर प्लस रश्य, ठीक है। अब हमें इसमें क्या करना है, इस रा का लूप करना है। इस रा को हमने खत्म किया, मगर ये कोई अपनी निशानी इसको दे के जाएगा, तो इसको निशा के देखने के मतलब वो कह रहा है कि तुम इसको बड़ा कर दो, शब्द बना दो और नीरस। समझ गए क्या होती है रा का लूप? इतना सा बस करना है। अगर दो रा साथ में आ रहे हैं तो आपको एक रा को वहां पे अलग कर देना है, मतलब इस ला को आपको लोप कर देना हो। इस ला को जब आप लोप करोगे तो वो कुछ ना कुछ इसको दे के जाएगा, तो इसको दे के वो ये जा रहा है कि ये छोटा है और इसको बड़ा कर दो, तो ये शब्द बन गया नीरस। ठीक है, समझ गए क्या दे रहे हैं? कुछ भी नहीं करना इसमें, इतना सरल है ये, है ना। चलो अब यहाँ पे इन्होंने यही किया जो हमने आपको बताया। रा हटाया, आ को बड़ी मात्रा लगा दी, क्योंकि उन्होंने कहा कि इसको हटा के आप यहाँ पे क्या कर दो, इसको दीर्घवर्ती कर दो, स्वर को क्या कर दो, स्वर को दीर्घ कर दो। तो इस स्वर को हमने दीर्घ कर दिया, यहाँ बड़ा कर दिया। ऐसे इन्होंने यहाँ पर किया निर प्लस रोगा, इसको भी इन्होंने क्या किया, रा को हटाया मगर ना को इसने बड़ा कर दिया, शब्द बन गया निरोगा। निर प्लस रसा, इसको भी हमने क्या किया, बड़ा कर दिया, तो शब्द बन गया नीरसा। ठीक है, समझ में आया? ऐसा डिफिकल्ट कुछ नहीं बता रहे कि आपको संधियाँ समझ में ना आए, आपको बस इतना करना है कि एक बार वीडियो को पूरा देखना है और थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है कि कह क्या रहे हैं। ठीक है, अब लास्ट जो बची है वो हम आपको एक साथ बताएंगे, छत्र संधि और ना का ना हो जाना, क्योंकि अगर हम आपको अभी बताएंगे तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए हम इसको यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।